हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाली। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आप बैंक एसएससी और अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिले। जैसे कि हमने कल बैंकिंग हिस्ट्री की बात की थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लो ताकि आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की तरफ। 1935 में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी। 1935 में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों थी? तो 1935 से पहले बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार करना था, वो जरूरी था। इससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी बैंकों के पास नियम और कायदा है ताकि वो सही ढंग से चल सके और कार्य कर सके। 1935 से पहले क्या होता था कि बैंकों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता था, मतलब अपना बैंक है तो अपना कायदा चलेगा। बट इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक दिशा की जरूरत थी, एक बैंक की जरूरत थी, ताकि उनके डे टू डे ट्रांजैक्शंस, उनकी जमा पूंजी पे, उनके ब्याज पे ध्यान रख सके। अगर ये बैंक ऐसे ही इनकी मनमानी करते रहते तो ग्राहकों का विश्वास नहीं बढ़ता और अपना पैसा कोई ग्राहक इन्वेस्ट नहीं करता बैंक में, पहली बात तो। और ना ही बैंकिंग क्षेत्र का, मतलब बैंकिंग सेक्टर का विकास होता, इसका नेटवर्क बढ़ता। और सुरक्षा की बात तो इसे छोड़ दो। इसलिए 1926 में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, इनको ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया और इन्होंने सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। बाद में 1933 में भारतीय सुधारित संविधान के हिसाब से श्वेत पत्र ने रिजर्व बैंक बनाने की सिफारिश की और विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया। अब 1934 में विधेयक को परमिशन दे दी और गवर्नर जनरल की सहमति भी प्राप्त कर दी और आखिर वो समय आ गया जिसके हम वेट कर रहे थे। और 1935 में 1 अप्रैल को निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में 50 करोड़ के कैपिटल के साथ भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य आरंभ हो गया आरबीआई का। और ये किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था? 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था हमारा आरबीआई। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, आरबीआई की प्रमुख भूमिकाएं क्या है? तो आरबीआई की प्रमुख भूमिकाओं में मुद्रा और क्रेडिट का नियमन। इसका मतलब क्या है? तो 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हो गई थी तो उसका उद्देश्य था कि पैसों की स्थिरता और चलन को नियमित करना था। और जो ये सरकार की बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन, वित्तीय की निगरानी का शामिल की थी। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने बैंकों के संचालन और निगरानी के लिए कई नए कायदे कानून बनाए और आरबीआई ने बैंकों को निगरानी के लिए, उनके संचालन को नियमित बनाने के लिए और बैंकिंग सेक्टर में विश्वास बनाने के लिए ये निकाला था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। 1947 में आरबीआई ने भारत सरकार के बैंक की भूमिका संभाली और भारत सरकार को अकाउंट की लेन देन स्टार्ट कर दी थी। कब की थी? ये 1947 में की थी। और 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को केंद्रीय बैंकिंग सेवा प्रदान करना बंद कर दिया, जो कि भारत पहले करता था। अब 1947 टू 1969 स्वतंत्र के बाद राष्ट्रीयकरण। अब 1949 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक एक्ट 1948 के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब आरबीआई फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट थी और 1950 में आरबीआई एक्ट का संशोधन किया गया ताकि पूरा बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्शन देना था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अब आरबीआई जो फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो गया था, इसलिए अब 1969 में भारत ने 14 प्रमुख कमर्शियल बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन सब बैंकों का आप इस्टेब्लिशमेंट ईयर वगैरह याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सुधार और उदारीकरण। मतलब सुधार क्या हुए 1991 टू 2000, इन 9 साल में क्या सुधार हुए थे? पहला सुधार, ये नोट कर लीजिए, ये पीपीटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सुधार, नोट कर लीजिए। पहला सुधार है बैंकिंग में सुधार किया, जैसे कि बैंकों की लागत बढ़ाई और उनको स्वतंत्र दे दी। और सुधार दो है कि मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। कैसे? तो ब्याज दरों को नियंत्रित करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया था। और थर्ड सुधार क्या था? विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया था, जैसे कि विदेशी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट नियमों में शिथिलता दे दी ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, भारतीय बैंक में इन्वेस्ट कर सकते है, इसके लिए। अब ये जो बासिल मानक जो है सेकंड पॉइंट,
ये क्या है, तो बासेल मानक 1 और बासेल मानक 2 ये बैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय मानक है जो कि बैंकिंग कैपिटल और रिस्क कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। अब ये बासेल मानक 1 क्या है, तो इसे डिटेल में जानते हैं। तो वो बैंकिंग में रिस्क वाली संपत्तियों को सिक्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब बैंक के कैपिटल में से कुछ पार्ट रिजर्व रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक है कि बैंकों की वित्तीय स्थिरता, इन्फ्लेशन को कंट्रोल और सिक्योर करना इसका मुख्य मतलब शॉर्ट में अपन बोले तो कंट्रोल और सिक्योर करना बैंकिंग की संपत्तियों को इसका मुख्य उद्देश्य है। और बासेल मानक 2 का जो है तो इसको रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बनाए है बासेल मानक 2 को। अब हम नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति 2000 से 2024। 2000 से 2024 तक आरबीआई ने क्या किया है, प्रोग्रेस क्या क्या है। तो 2000 से 2005 तक आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। जो नियम है हमारे नियमों में सुधार किए है और बासेल मानक को लागू किया है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था, बासेल मानक को लागू किया है। 2005 से 2015 तक बैंकों के लिए लिक्विडिटी मतलब नियमों में शिथिलता और कैपिटल बढ़ाया, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया और नोटबंदी की घोषणा की 2016 में। और 2000 से 2024 तक क्या किया, तो 2000 से 2024 तक नई बैंकिंग तकनीकों को अपनाया, बासेल मानक 3 को लागू किया और 2020 में कोविड 19 आ गया। 2019 में आया था कोविड 19 और 2020 में जो मतलब कोविड 19 आने के बाद जो हमारा आर्थिक स्थिति कम हुआ था, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए 2020 में अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आरबीआई ने कुछ उपाय योजना की थी। और 2022 में क्या किया, तो सीबीडीसी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा योजना लागू की थी। और 2024 में आज क्या कर रही है बैंक, तो नए और सुधार कर रही है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है बैंक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है। अब आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है, ये इस पीपीटी में नहीं है, आप नोट करके लीजिए। मैं बोलता हूँ आपको 6 कार्य है आरबीआई के मुख्य कार्य। मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनिमय, वित्तीय स्थिरता, वेतन और विनिमय, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय समावेश, ये 6 कार्य है। अब मैं इनको बोलता हूँ। मौद्रिक नीति मतलब क्या है, जैसे कि मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखना, यही मौद्रिक नीति। सेकंड है बैंकिंग विनिमय, बैंकों पर निगरानी रखना और नए कायदे कानून बनाना। थर्ड है वित्तीय स्थिरता, इन्फ्लेशन अप डाउन जो हो रहा है उस पर नजर रखना और कंट्रोल करने के लिए रेट कम ज्यादा करना। और फोर्थ है वेतन और विनिमय, मुद्रा जारी करना और विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंधन करना। फिफ्थ है बैंकिंग सेवाएं, सरकार और बैंकों को वित्तीय सेवा प्रदान करना। और सिक्स्थ है वित्तीय समावेश, डिजिटल भुगतान और ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हम। ये जो 3 कंपनियां दिख रही है ये आरबीआई की सपोर्टेड कंपनियां है जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीज है आरबीआई की। तो उसमें से फर्स्ट है जो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988। और सेकंड जो है डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट स्थापना ईयर है 15 जुलाई 1978। और थर्ड जो है बीआरबीएन एमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1995, इस्टेब्लिशमेंट इसका स्थापना ईयर है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अपनी पीपीटी यहाँ पे खत्म हो गई है, जो आप नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। गवर्नर्स, इंडिया के गवर्नर्स, आरबीआई के गवर्नर्स। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ थे जिन्होंने 1935 को पदभार संभाला था। और सेकंड गवर्नमेंट, सेकंड नहीं बोलते हम, वो भी फर्स्ट ही है, लेकिन वो इंडियन गवर्नर है हमारे। तो उनका नाम है सी डी देशमुख जी, पहले भारतीय गवर्नर थे सबसे पहले। और उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला था हमारे आरबीआई एज अ गवर्नर बोल के। और ये तो हो गए। और महिला गवर्नर कौन है, अब आरबीआई की महिला गवर्नर फर्स्ट, तो उनका नाम है के जी उदेशी जी, के जे उदेशी जी। उनका कार्यकाल 10 जून 2003 से शुरू हुआ था। आपके लिए क्वेश्चन है, करंट गवर्नमेंट कौन है, करंट गवर्नर जो आरबीआई के अभी फिलहाल के,
वो आपको कमेंट में करना है। और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।